Hello friends, my name is Shashi Sekhar and today we will analyze the Hindu newspaper. Today is 28th March 2024 and today's topics are WTO investment facilitation and pre-trial restraint on journalist content. हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस हिंदी में करेंगे। पहला जो आर्टिकल है, WTO इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशन आर नॉट इलीगल। राइटर का कहना है, इस आर्टिकल के राइटर का कहना है कि WTO का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो नेगोशिएशन हो रहा है वो इलीगल नहीं है। अभी रिसेंटली 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है WTO का, जो 26 फरवरी से लेकर मार्च 2 तक UAE के अबू धाबी में हुआ है, जहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। ये WTO का टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये यूजुअली जो है 2 साल में एक बार मिलता है और ये सारे मेंबर मिलके डिसीजन मेकिंग करते हैं सारे मैटर्स के ऊपर। और इन मेंबर्स में कंट्रीज भी हो सकते हैं और कस्टम यूनियन भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया है कि IFD का जो एग्रीमेंट है, IFD का मतलब हुआ एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, इसके ऊपर कोई भी एडॉप्शन नहीं हुआ है 13वें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। IFD जो है वो WTO का एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है जो 2017 में 70 कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि इसको जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव के तौर पे भी जाना जाता है। IFD का एग्रीमेंट जो है पिछले साल के नवंबर में फाइनलाइज हुआ है और आज 166 मेंबर जो है WTO के हैं, उसमें से 120 मेंबर जो है इस एग्रीमेंट को बैक कर रहे हैं। लगभग 70% जो कंट्रीज हैं, 70% कंट्रीज जो है वो IFD एग्रीमेंट को सहमति अपना देते हैं। ये एग्रीमेंट क्या करता है? ये एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस प्रोवाइड करता है ताकि इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो सही तरीके से हो सके। अबू धाबी में जो अभी 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें 120 कंट्री चाहते थे कि IFD एग्रीमेंट जो है प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट की तरीके से WTO एग्रीमेंट के एनेक्स 4 में शामिल हो जाए। और ये किस लिए ज़रूरी है? ये क्रिटिकल है कि WTO का जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्टिकल 11.3, एक्चुअली में ये 2.3 होगा। 2.3 WTO का एग्रीमेंट जो है वो कैटेगरी अलाउ कर सके प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट को। प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट जो है WTO मेंबर के जो एक्सेप्ट करता है उसी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है और बाकी मेंबर जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है। एनेक्स 4 के बारे में जान लेते हैं। एनेक्स 4 जो है WTO का एग्रीमेंट है, जहाँ पे पहले से ही 2 प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है। पहला जो है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट के ऊपर है और दूसरा एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के ऊपर है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये एग्रीमेंट केवल उन WTO मेंबर स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो WTO एग्रीमेंट का शुरू का 3 एनेक्स जो है ये सारे मेंबर के ऊपर लागू होता है और सारे मेंबर बाइंडिंग है। इस एनेक्स 1 से लेके एनेक्स 3 तक जो पार्ट है उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसे मानने के लिए। इस IFD को लेके इंडिया के ढेर सारे कंसर्न हैं। IFD जो है उसको ज़रूरत है कि स्टेट जो है वो रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी दिखाए और स्ट्रीमलाइन करे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े।
इसी को लेके इंडिया का कंसर्न है कि ये एग्रीमेंट जो है ये ढेर सारे प्रोविज़न नहीं रखता है, जैसे कि मार्केट एक्सेस के ऊपर कोई प्रोविज़न नहीं है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर कोई प्रोविज़न नहीं है, और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट भी नहीं है इस आईएफडी एग्रीमेंट के अंदर। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है ये अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो क्लेम कर सके स्टेट के ऊपर अपनी कोई भी मानहानि को, और ये प्रेजेंट टाइम में एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है। और डब्ल्यूटीओ के पास पहले से एक मैकेनिज़्म है जिसको डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म कहते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म में एक स्टेट जो होता है, डब्ल्यूटीओ के ढेर सारे मेंबर हैं, उसमें से एक स्टेट मेंबर जो है दूसरे स्टेट मेंबर के ऊपर लीगली क्लेम कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म के अंदर ISDS कोई इसका पार्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट और इन्वेस्टर के बीच में डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो रही है। और इंडिया और साउथ अफ्रीका क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं कि IFD का एग्रीमेंट जो है WTO के रूल बुक में शामिल ना हो सके। इंडिया जो है दो प्रिंसिपल कंसर्न के ऊपर फोकस कर रहा है। पहला, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है WTO का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा जो है IFD एग्रीमेंट जो है वो WTO रूल बुक का पार्ट है कि नहीं है, इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। इन्हीं को मैंने 4 पॉइंट में लिखा है कि रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की बात की गई है, जिस पे इंडिया का कंसर्न है। जो इन्वेस्टमेंट का जो इंक्लूजन है WTO में, उसके ऊपर इंडिया का कंसर्न है, क्योंकि इसमें मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात नहीं की गई है। इंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट WTO के बारे में भी इंडिया का कंसर्न है, और जो प्रोसेस है IFD एग्रीमेंट को WTO के रूल बुक में इनकॉर्पोरेट करने का, उसके ऊपर भी इंडिया का कंसर्न है। इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेड नहीं है। ऑन द वेदर राइटर का कहना है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये ट्रेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैन बी पार्ट ऑफ द WTO। इन्वेस्टमेंट जो है WTO का पार्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया का मेन इशू ये है कि इन्वेस्टमेंट एक तरीके से ट्रेड नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर इकोनॉमिक लिटरेचर इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन OECD का डेटा बताता है, OECD जो यूरोप में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका कहना है कि 70% इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन के थ्रू होता है। जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए ये कहना बहुत ही कठिन है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड का कंप्लीट सेपरेट है कि सेपरेटेबल पार्ट है कि नहीं है। अभी प्रेजेंट के मॉडर्न डे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही देख लेते हैं। इसमें जैसे कि RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एशियन कंट्री जो है 10 कंट्री और 5 मेंबर के बीच में साइन किया गया है। इंडिया इससे एक्सक्लूड हो गया है, मतलब कि इंडिया इसे एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। और दूसरा एग्रीमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर डिटेल है इन्वेस्टमेंट प्रोविज़न का, जो कवर करता है फैसिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन दोनों पार्ट को। और इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो इंडिया का जो अभी प्रेजेंटली ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हो रहा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, वो भी कंटेंट करता है इन्वेस्टमेंट को। हालांकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन मेजर्स को, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोविज़न है। रिगार्डिंग द प्रोसेस फॉलोड इन नेगोशिएशन ऑफ IFD एग्रीमेंट, इंडिया जो है मैंडेट नहीं करता है कि कोई भी कंडक्ट नेगोशिएशन हो सके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इंडिया इस बात के लिए आर्ग्यू करता है कि 2004 में
डब्ल्यूटीओ का जनरल काउंसिल है वो डिसाइड किया था कि वो रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसको सिंगापुर इशू कहते हैं। ये सिंगापुर में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1996 में, 1996 के अंदर, उसमें बात की गई थी। लेकिन इसको आगे चल के जो 2001 में दोहा राउंड का नेगोशिएशन हुआ था उसमें इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। इसको इससे इंडिया कहता है कि ये कंडक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगोशिएशन नहीं, मैंडेट ज़रूरी नहीं है। इंडिया एक और बात अपने तरीके से रखता है कि नैरोबी में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, उसमें कहा गया था कि कोई भी डिसीजन अगर लॉन्च होता है तो उस नेगोशिएशन में मल्टीलेटरली न्यू इशू के ऊपर होगा तो सारे मेंबर उसमें एग्रीड होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो ऑल कंट्री नेवर एग्रीड टू लॉन्च नेगोशिएशन ऑन द आईएफडी एग्रीमेंट इंडिया के हिसाब से। इसलिए आईएफडी का नेगोशिएशन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर है और इसका एडॉप्शन इलीगल है। इंडिया का आर्गूमेंट करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मैंडेट लॉन्च किया गया है। लेकिन दो क्वेश्चन एराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यह निगेटिव मैंडेट सारे इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट को कवर करता है इंक्लूडिंग फैसिलिटेशन। ये इम्पोर्टेंट है कि जो ड्रॉप्ड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट प्रपोज किया गया था 1996 के सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, उसमें मार्केट एक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई थी। लेकिन और दूसरा जो मेन कंसर्न है वो है कि निगेटिव मैंडेट जो है वो न्यूली इशू मल्टीलेटरली जो बात की गई है उसके नेगोशिएशन की गई है। लेकिन इसमें क्या प्लूरीलेटरल बेसिस को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आईएफडी एग्रीमेंट जो है नेगोशिएशन जो है वो मल्टीलेटरल बेसिस पे नहीं है। और आर्टिकल 10.9 जो है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट का वो कहता है कि डिसीजन जो है एग्रीमेंट के जो पहले से एग्रीमेंट है उनके अंदर ऐड करने के लिए, जैसे कि एग्जिस्टिंग सेट ऑफ प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट का जो लिस्ट है एनेक्स 4 में, उसमें ऐड करने के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से कंसेंसस बेसिस पे होगा। और नथिंग इन एग्रीमेंट रिक्वायर कंसेंसस टू लॉन्च नेगोशिएशन फॉर प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट। प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट के लिए कोई भी किसी भी तरीके का कंसेंसस की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यूटीओ का जो फंक्शन है वो बहुत समय से डेडलॉक में फंसा हुआ है और यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग रूल या फिर नया रूल गवर्न नहीं किया जा सका है, जिससे कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बना हुआ है। और इसके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी में अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, क्योंकि कुछ डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपॉइंटमेंट को वीटो करें, क्योंकि ऑल मेंबर कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है अपॉइंटमेंट के लिए। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आईएफडी का एग्रीमेंट जो है, प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट जो है, वो ज़रूरी है कि डब्ल्यूटीओ के जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको फिर से सुचारू ढंग से काम किया जा सके। इसीलिए राइटर का सलाह है कि इंडिया को एज ए थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ इस अप्रोच को रिकंसीडर करना चाहिए और आईएफडी एग्रीमेंट जो डब्ल्यूटीओ में हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये राइटर के विचार है। फिर उसके बाद दूसरा जो एडिटोरियल है द हिंदू में, वो टाइमली स्टेटमेंट के ऊपर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्री ट्रायल रिस्ट्रेन जो जर्नलिस्टिक कंटेंट के ऊपर है उसके ऊपर फैसला दिया है। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने अब एक के ऊपर ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा था, उसको आर्टिकल को ले डाउन करने के लिए जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने दिल्ली के लोअर हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया, जिसमें कहा गया कि इसे तुरंत रोका जाए। और दिल्ली के लोअर हाई कोर्ट ने इसे मान भी लिया और उसने एक्स पार्टी इंजंक्शन को सपोर्ट किया। बाद में ये डिसीजन को दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोअर हाई कोर्ट ऑर्डर को कंफर्म किया। हालांकि फिर बाद में जब 14 मार्च को ब्लूमबर्ग ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया, तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को डिसमिस कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इनकरेज किया ट्रायल कोर्ट को कि वो बहुत ही सावधानी के साथ इस तरीके के प्री ट्रायल इंजेक्शन को यूज करें, खासकर पब्लिकेशन ऑफ मीडिया स्टोरी और जर्नलिस्टिक पीस ऑफ डिफेमेशन लॉसूट में, क्योंकि इंट्रीम इंजेक्शन जो है ये रिमूव करता है ऑथर के राइट टू पब्लिश को और साथ में जो पब्लिक है उसके राइट टू नो को। इसी बात को यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ था, मैंने इसे पॉइंट वाइज कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन जो है वो पब्लिकेशन जो पब्लिशर का नया स्टोरी है उसको रोकने के लिए जो इन पार्टी इंजंक्शन यूज किया जाता है ब्लॉक करने के लिए, उसको रेयर सर्कमस्टांसेस में ही यूज किया जाए। और इसके लिए 3 लिम्ब ऑफ टेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। 3 लिम्ब ऑफ टेस्ट में क्या क्या आता है? पहला ये आता है कि क्या ये प्राइमा फेसी केस है, और दूसरा जो है ये क्या ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है इन फेवर ऑफ इंट्रीम रेजिस्टेंट, क्या ये तुरंत रोक लगाने के लिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को फॉलो करता है। और लास्ट जो लिम्ब ऑफ टेस्ट है उसमें ये बताया गया है क्या अगर इसको तुरंत रोका नहीं गया तो क्या ये इम्पेरेबल लॉस या हार्म देगा। इस तरीके के रिकॉर्ड से ही हम एक एक्स पार्टी इंजंक्शन को लगा सकते हैं। कोर्ट को ऐसे इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए रीजन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और ये रीजन किस बेसिस पे होना चाहिए? फैक्ट के बेसिस पे होने चाहिए। हालांकि ये इस समय अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी के तौर पे बढ़ता जा रहा है कि 3 काइंड ऑफ जुडिशियल ऑर्डर जो है उसमें जर्नलिस्टिक पब्लिकेशन को बहुत तेज़ी से कर्व किया जा रहा है। आउटराइट गैग ऑर्डर बैनिंग एनी पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केस बीइंग हर्ड बाय कोर्ट्स। और ऐसे केस में देखा गया है कि फाइनली जो प्री ट्रायल ऑर्डर होते हैं स्पेसिफिक मीडिया हाउस के थ्रू वो टेक डाउन कर दिया जाता है, उनके आर्टिकल को और फर्दर पब्लिकेशन से रोक लगा दिया जाता है। इस तरीके के ऑर्डर पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई इग्नोर ना करे लॉ प्रिंसिपल इन बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन केस में, जहाँ पे स्टैंडर्ड ले डाउन किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि इंजेक्शन जो है डिफेमेशन सूट में तभी लगाया जा सकता है जब कोर्ट फील करे कि जो कंटेंट है डिफेमेटरी के और जो कोई दूसरा तरीका नहीं है पब्लिकेशन को जस्टिफाई करने का, तभी इस तरीके के एक्स पार्टी इंजंक्शन लगाया जा सकता है। फॉर इंस्टांस बाय प्लीडिंग द डिफेंस ऑफ ट्रूथ और पब्लिक इंस्टेंस। इस तरीके के प्रेजेंट का जो लेटेस्ट ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का, वो कंटेंट करता है रिमाइंडर कि जो इस तरह के इन्फ्लुएंस है और इकोनॉमिक पावर है वो स्लेप का यूज कर सकते हैं। स्लेप का मतलब है स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन एंड लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, और ये टेक्टिक अक्सर यूज किया जाता है पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट और कंपनीज के द्वारा। जो प्रोजेक्ट और कंपनीज चलाती हैं पब्लिक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इस तरीके के आर्टिकल को पब्लिश होने से रोक दिया जाता है ताकि उसे किसी तरीके का अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना करना पड़े। कोर्ट हैज स्ट्रक द राइट नोट व्हेन इट वांट्स दैट द अर्ली इंजंक्शन जो है इन विच कुड बी प्रोलॉन्ग ट्रायल एक्ट एज द, जो लंबा ट्रायल जो खींचता है वो एक तरीके से मटेरियल के जो मटेरियल बनाया गया है जर्नलिस्ट के द्वारा उसके पब्लिश होने के लिए एक तरीके का डेथ सेंटेंस है। एक्स पार्टी इंजंक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का कोर्ट ऑर्डर है जहाँ पे वो अपोजिशन पार्टी के बातों को बिना सुने किसी भी चीज़ को रोक लगा देता है। ये अक्सर इसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये टेम्प्रेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है। इस तरीके का इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए इमरजेंसी केस होना चाहिए जहाँ पे इम्पेरेबल हार्म कुड रिजल्ट अगर उसको तुरंत रोका नहीं गया। ये था 3rd लिम्ब ऑफ टेस्ट के लिए। ये थे आज के आर्टिकल। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे इस लिंक पे अवेलेबल हूँ। यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका प्रयोग करके @YEZUPSC। टेलीग्राम पर मुझसे इस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक ट्री पे आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं या फिर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं किसी और
काम के लिए, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन में सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे इस एज यूपीएससी के सर्च करके खोज सकते हैं, और ट्विटर पे भी एज यूपीएससी खोज सर्च टाइप करके सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।